एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना क्रैश कोर्स में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, मतलब कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उसके, जो कि आपको सीधे तौर पे बोर्ड एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपको, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में विभिन्न स्रोतों का वर्णन करें। यानी प्राचीन भारतीय इतिहास यानी भारत के जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में अध्ययन करने के लिए आपको क्या क्या स्रोत है उसके बारे में आपको बतानी है। तो देखिए, बहुत सारे स्रोत हैं। जैसे आपको साहित्यिक स्रोत हो गया, तो साहित्यिक स्रोत में क्या आएगा, तो देशी साहित्य का भी बहुत बड़ा योगदान है आपको। देखिए, इसमें क्या क्या आते हैं आपको, तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, इसमें आपको क्या वेद पुराण वगैरह आते हैं। और क्या क्या आते हैं भाई, तो और आपको आते हैं ब्राह्मणवाद जो ग्रंथ है, इसमें ब्राह्मण से रिलेटेड जो भी मतलब कि यज्ञ में जो भी पूजा पाठ होती है उससे रिलेटेड आपको सारे इस वेद में क्या है इस वेद में, जिसको बोलते हैं ब्राह्मण वेद में संग्रहित है। जैसे आपको क्या बोल सकते हैं, आपको शपथ ब्राह्मण या राजसूया यज्ञ को भी इसमें इसके क्या की गई है, वर्णन की गई है। और आपको क्या है, तो आरण्यक और उपनिषद से भी आरण्यक और उपनिषद से भी क्या होती है, तो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी आपको मिलती है। इसमें आपको उपनिषद में है, स्मृति वगैरह है। फिर आपको जैन और बौद्ध जो उनका जो ग्रंथ है, इनसे रिलेटेड आपको उस समय कौन से राजा थे, कैसा कल्चर था, राजनीतिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, लोगों का स्वभाव कैसा था, उनका स्थिति कैसे थी, रहन सहन कैसा था, सारी चीज इसमें भी वर्णन आपको की गई है। यानी बौद्ध और जैन ग्रंथों में भी इसकी चर्चा की गई है। फिर आपको पुराणों में इसकी चर्चा भी की गई है। और अर्थशास्त्र, चाणक्य के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, इसमें भी आपको उस समय की जो जैसे राजतंत्र कैसे चलते थे, कैसे नियम कानून होते थे, कैसे टैक्स वगैरह वसूला जाता था, और राजा का क्या योगदान था, श्रमिकों का मतलब कि जो कर्मचारी थे कैसे शासन तंत्र चलता था, सारे तरीका को ना उसमें वर्णन किया गया है। यानी क्वेश्चन आपको यहाँ से भी आ सकता है कि अर्थशास्त्र के जो एथी है, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है, तो चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और प्रधानमंत्री भी थे। फिर विदेशी साहित्य एवं यात्रा विवरण, ये तो आपको भारतीय संस्कृति से मिला। जो भी विदेशी यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे या भ्रमण करने के लिए आए थे, तो उन्होंने क्या क्या लिखा है और उस समय क्या क्या घटनाएं घटी थी, समाज में कैसा व्यवहार था, समाज का उस समय क्या स्थिति थी, उस सब कुछ जो जानकारी अपने वो यात्रा विवरांत में वो क्या करते थे, लिखते थे। यानी जिससे उसको भी अध्ययन करके अच्छी खासी आपको जानकारी वहां से भी होती थी। और आपको क्या है, तो अभिलेखों वगैरह, जैसे अशोक का जो अभिलेख वगैरह है, उस अभिलेख वगैरह को भी अध्ययन करके पता चलता था। उस समय के राजा क्या करते थे, शिला पर भी कुछ खुदवा देते थे, लिखवा देते थे। इससे भी उस समय की क्या क्या स्थिति थी उससे भी इससे पता चलते हैं। सिक्के वगैरह पर भी, जैसे समुद्रगुप्त का जो सिक्का है उस पर वो बीना बजाते हुए दिखाए गए हैं। इससे ऐसा लगता है कि समुद्रगुप्त जो है ना, वो संगीत के क्या थे, प्रेमी थे। तो ऐसे ऐसे करके आपको बहुत सी रिसोर्सेस मिल सकती हैं, जानकारी आपको होती है। स्मारकों वगैरह से भी आपको अच्छी खासी जानकारी होती है। देखिए, जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए भी यहाँ पर क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी हड़प्पा जो नगर है इसकी कैसी निर्माण हुई थी, सारी चीज आपको बतानी। तो देखिए, हड़प्पा जो सभ्यता है इसको हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे नगर की खोज हुई थी, और इसी में एक सबसे पहले जो नगर की खोज हुई थी वो हड़प्पा की खोज हुई थी। इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। और ये एक नगरीय सभ्यता थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो एक नगरीय सभ्यता थी। इसमें श्रेष्ठ तथा सुनियोजित नगर थे, यानी श्रेष्ठ यानी उत्तम, अच्छे,
और आपको सुनियोजित माने सही तरीके से व्यवस्थित क्या थे, नगर थे। यानी नगरों का देखभाल के लिए, मान लो कोई नगर है तो उसमें सब चीज का यानी सैन्य प्रशासन से लेकर के व्यापारी से लेकर के दुर्ग वगैरह सब कुछ सुनियोजित तरीके से व्यवस्थित था। और क्या, श्रेष्ठता और सुनिश्चित श्रेष्ठतम श्रेष्ठतम सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित निकास व्यवस्था। यानी जो शहरों की जो व्यवस्था थी उसमें निकास यानी आपको रास्ते वगैरह अच्छे खासे थे, ग्रिड पद्धति का उपयोग होता था, और नली वली जो बनी होती थी वो पक्की ईंटों से बनी, जो भी नलियां होती थी वो साइड में रोड के साइड से बनी होती थी, यानी जल निकासी की अच्छी सुविधा थी और वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। और क्या थी इनकी, तो श्रेष्ठता एवं निपुणता नगरीय प्रबंध, जो प्रबंध होते थे उसमें आपको हर एक ही व्यक्ति को सारा कार्य का काम करने के लिए जिम्मा नहीं दिया जाता था, काम बांट दिया गया था। मान लो कि कोई है व्यापार क्षेत्र से देखने वाला, कोई आपको ये सुरक्षा से देखने वाला, कोई वहां पर जो निवास करने वाले हैं, कौन बाहरी आ रहा है, क्या आ रहा है, टैक्सों का कैसे भुगतान वगैरह हो रहा है, वो तो सबके लिए अलग अलग कार्य को बांट दिया गया था और काफी सुनियोजित तरीके से वो काम चलती थी। साफ सफाई के लिए भी अच्छी खासी व्यवस्था थी, है ना। तो ये काफी सुंदर और अच्छा जो है नगर की, अभी तक आपको 4 जो है ना सभ्यताएं की खोज हो चुकी थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ऐसा माना जाता है कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसी के समकालीन सभ्यता ये भी थी, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता सबसे पहले खोजी गई थी जरूर, लेकिन वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। लेकिन सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, यानी एक शहरी सभ्यता थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, संस्कृति के निर्माता कौन थे, यानी संस्कृति के निर्माता कौन थे, इस संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी संस्कृति के निर्माता कौन थे, संस्कृति को किसने बनाया था। एक लंबी अवधि तक इतिहासकारों का मत था कि भारतवर्ष में सभ्यता का प्रारंभ आर्यों के आगमन से हुआ। यानी बहुत सारे इतिहास ये सोचते थे कि भारत में जो ना सभ्यता कैसे आई, तो आर्यों के द्वारा आई, और वैदिक सभ्यता को ही भारत की प्राचीन सभ्यता माना जाता था। यानी जो वैदिक सभ्यता थी जो आर्यों के द्वारा लाई गई थी उसी को ही भारत की प्राचीन सभ्यता माना जाता था। लेकिन जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई और मोहनजोदड़ो वगैरह ये सब प्राप्त हुए, तो वहां से पता चला कि नहीं, इससे पहले भी जो सभ्यता थी वो काफी उन्नत थी और एक नगरीय सभ्यता जो थी। यानी भारत के इतिहास जो है ना, प्राचीन इतिहास, इससे यानी वैदिक सभ्यता से भी पहले इसका भी हो चुका है। इन बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मानना था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो लोग आए थे, तो जो लोग ने इसका निर्माण किया था ये आपको आर्य ही थे। लेकिन बहुत सारे विद्वान ये भी मानते हैं कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, आर्य आपको वैदिक सभ्यता में आए थे और सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पुरानी थी। तो बहुत सारे विद्वान नहीं भी मानते हैं, तो अलग अलग अपना अपना मत है। लेकिन बहुत सारे विद्वान ये भी मानते हैं कि जो आर्य थे, तो आर्य लोग जो आए, वैदिक सभ्यता कैसी थी, तो ग्रामीण सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता थी शहरीय सभ्यता। तो ये कैसे हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए सब तरह से मिश्रित व्यवस्था थी, मतलब कि मिश्रित कहीं कहीं से अच्छे से सुमेरियन से भी सभ्यता ली गई थी, कुछ आपको जहां जहां भी सभ्यता में से कुछ कुछ अच्छी अच्छी चीजें ली गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग मिश्रित लोग थे, यानी सभी जाति वगैरह से थे और सभी से मतलब मिला जुला करके ये निर्माण हुआ था। अब देखते हैं हम लोग निर्माण के बारे में। तो देखिए, इस बात पर विचार कर लेना आवश्यक है कि सभ्यता के निर्माण कौन थे, यानी सभ्यता के निर्माता कौन थे। अभी तक इसका सटीक रूप से जानकारी नहीं मिला कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे। कुछ विद्वानों की जो है ना अलग मत है, उन्होंने वैदिक सभ्यता, किसको, वैदिक सभ्यता का निर्माण किया था वही थे। लेकिन यह कहना ठीक नहीं लगता है, मतलब आर्य कब आए थे और ये सिंधु घाटी सभ्यता कब थी, है ना। और आपको इतना अंतर ये मतलब कहना ठीक नहीं है। कुछ विद्वानों के विचार में सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण जो है सुमेरियन जाति के लोग ने किया था। बहुत सारे विद्वान का अलग अलग मत है, बताए थे आपको। तो बहुत सारे विद्वान ये भी सोचते हैं कि ये जो सभ्यता की जो बनाई है, निर्माण है, ये सुमेरियन जाति के लोग ही किए होंगे।
आभूषण वगैरह है या इनकी जो आपको बर्तन वगैरह है, ऐसे मिलती जुलती थी। लेकिन लेकिन कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला कि सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण एक मिश्रित जाति है ना, मतलब कि बहुत सारे जातियों ने मिल करके इसका निर्माण किया है, जो कि कहने में भी ठीक ही ठाक लगता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी अवशेष वगैरह प्राप्त होते हैं, जो बर्तन वर्तन प्राप्त हुए हैं, जो उनकी मूर्ति वगैरह प्राप्त हुई है या उनकी कलाकृति कुछ भी आपको प्राप्त हुई है, तो उसमें आपको सारी जगह की जो सभ्यताएं हैं उनसे मिली जुली करके बहुत सारे, मतलब कि सुमेरियन सभ्यता से भी और आपको दूसरे दूसरे सभ्यता से भी वहां पर आपको वो चीज देखने को मिलती भी है। तो ये कहना सही भी हो सकता है कि मिश्रित जाति के जो है ना, इन लोगों ने मिलकर ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण कराया था। अब देखिए, अब विशेषता क्या थी, तो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, एक क्वेश्चन आपको यहां से भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता या ताम्र युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि कांस्य धातु का सबसे ज्यादा प्रयोग होता था, सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। पहले औजार वगैरह, बर्तन वगैरह, औजार वगैरह जो होते थे ना, वो पत्थर उत्थर के बनते थे। फिर बाद में आपको कांस्य धातु का प्रयोग करके बहुत मात्रा में औजार वगैरह बनाए गए, इसलिए इस सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता या आपको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और ये क्या थी, नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, अगर नगरीकृत सभ्यता थी, यानी उन्नत थी। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता की जो पतन है, जो इसका विनाश की जो बताया जाता है, तो बहुत सारे रीजन बताए जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि बाढ़ वगैरह से, कुछ लोग बोलते हैं कि अग्नि वगैरह कुंड से हो गई, मतलब कि अग्नि से वगैरह हो गई थी। कुछ लोग बताते हैं कि बाढ़ आक्रमण से हुई थी, और कुछ लोग बताते हैं कि मतलब कि लगातार कृषि हो रही थी, जंगलों की कटाई करके, तो वहां की जो उर्वरकता है वो कम हो गई थी, इसीलिए वो लोग वहां से छोड़कर चले गए थे। लेकिन ज्यादातर आपको सटीकता रूप से तो इनका सबका अलग अलग, विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन ज्यादातर आपको सटीक रूप से बाढ़ वाला ही ज्यादा सटीक लगता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे विद्वान का अलग अलग मत है, उन्होंने क्या क्या बताया है, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, बाढ़ क्यों कहा जाता है, तो इस मत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख नगर जो है वो नदियों के किनारे बसी थी। बिल्कुल सही है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो भी नगर थे, जो आपको मोहनजोदड़ो हो गया या आपको लोथल हो गया, वो जितने सारे शहर थे वो कोई ना कोई नदी के किनारे ही बसे थे। बाढ़ द्वारा इनका पतन हुआ होगा, खुदाई में मिली। अब बाढ़ द्वारा पतन हुआ होगा क्यों भाई, क्योंकि खुदाई में आपको मिली बालू की मोटी परत, यानी खुदाई में बालू की मोटी परत मिली थी, जो कि इससे अनुमान लगाया जाता है कि बाढ़ वगैरह से यहाँ पर पूरा क्या हो गया था, विनाश हो गया था। अब कुछ विद्वान का मत है कि अग्निकुंड से हुई थी, तो अग्निकुंड से इनका मत क्या है, तो खुदाई में जली हुई मोटे स्तरों की प्राप्ति से कुछ विद्वान अग्निकुंड के इस सभ्यता के पतन की बात करते हैं, यानी खुदाई में कुछ जले हुए अवशेष भी प्राप्त हुए, तो लगता है कि ये क्या हो सकती है, मतलब अग्निकुंड से जल उल गया होगा, यानी अग्निकांड भी इसको बोल सकते हैं। कुछ विद्वानों का मत ऐसा है कि ये नगरकीय सभ्यता थी, ये सभ्य सभ्यता थी, तो हो सकता है कि बाहर वाले इस पर आक्रमण कर सकते हैं। तो उनका मत इस आधार पर था कि खुदाई से प्राप्त नर कंकाल, बहुत सारे नर कंकाल प्राप्त हुए थे, तो लगता है कि शायद कोई बाहर से आक्रमण वगैरह करके इसको तहस नहस कर दिया था। और कुछ विद्वान को लगता है कि गेहूं उत्पादन से भूमि की उर्वरकता शक्ति में कमी से इस सभ्यता के पतन की विचार को बल मिलता है। मतलब कि बहुत सारे विद्वान को ऐसा लगता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये यहाँ पर भी तो कृषि वगैरह होती होगी ना, व्यापारिक वगैरह होती है, नगर कृषि सभ्यता थी, फिर भी यहाँ पर कृषि वगैरह होती थी, तो कृषि से रिलेटेड इनका मत था कि यहाँ पे गेहूं का उर्वरकता, भूमि का उर्वरकता शक्ति कमजोर होने से गेहूं का पैदावार कम होने लगा था, इसी चलते यहाँ से लोग निकलते चले। अलग अलग मत है, लेकिन आपको सटीकता रूप से आपको बाढ़ का जो है ना मत वो ज्यादा सही लगता भी है। और वन लाइनर क्वेश्चन में आए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण से हुआ था, तो आप 110% आप बाढ़ में क्लिक कीजिए और आगे चलते रहिए। यदि अदरवाइज ये आपको सारे ऑप्शन दे देते हैं तो इनमें सभी जरूर होगा, वो क्लिक कर दीजिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का,
सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों का बताएं। अभी बताया आपको, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो करीब 600 वर्षों तक चल रही थी। यानी सिंधु घाटी का जो समय जो है अनुमान लगाया जाता है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसमें पतन में बहुत सारे विद्वान अलग अलग अपना मत रखते हैं। कुछ लोग भी बताते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आई होगी, कुछ लोग बताते हैं कि यहाँ पर अग्नि कांड वगैरह यानी अग्नि वगैरह लगी होगी। कुछ विद्वान ये बताते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आक्रमण वगैरह हुआ होगा। सबका अलग अलग मत है, लेकिन आपको ज्यादातर के जो है ना ये बाढ़ वाला मुद्दा इसलिए बनता है क्योंकि जो भी इसके नगर की जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो भी नगर थे वो कोई ना कोई नदी के किनारे बसे हुए थे, और तो खुदाई में नगर की जो अवशेष वहां से प्राप्त हुए तो वहां पर बालू की एक मोटी परत वगैरह भी पाई गई थी। तो अनुमान लगाया जाता है कि बाढ़ वगैरह से इसका क्या हो गया था, विनाश हो गया था, यानी क्षति इसकी हो गई थी। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, लेकिन सटीक रूप से आपको यही है। नेक्स्ट है गणतंत्र और वर्ण से संबंध स्थापित करें। यानी गणतंत्र और वर्ण से क्या संबंध है? तो देखिए, प्राचीन भारत में सैद्धांतिक रूप से राजतंत्र और वर्ण जो है वो गहरा संबंध था। वर्ण मतलब होता है जाति। क्या होता है? जाति। इसमें क्या होता था? अर्थव्यवस्था का गुण सूत्रों में बताया गया है राजा को क्षत्रिय क्या बताया जाता है? अर्थशास्त्र में यह बताया गया है कि राजा को क्या होना चाहिए? क्षत्रिय होना चाहिए। और शास्त्रों में वर्णित है कि यह व्यवस्था सदैव कारगर नहीं होती है, लेकिन शास्त्र यह भी बोलता है कि यह हमेशा कारगर नहीं हो सकती है कि जो क्षत्रिय है वही राजा बन सकते हैं और जो ब्राह्मण है वो पूजा करा सकते हैं। ऐसा नहीं है। इसके अपवाद में भी इतिहास में आपको अनेक सारे उदाहरण मिल जाएंगे जो कि राजा आपको क्षत्रिय नहीं भी थे। जैसे आपको मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, वो क्षत्रिय नहीं थे। फिर नंद वंश के जो भी शासक थे वो क्या थे? वो भी क्षत्रिय नहीं थे। फिर निम्न कुल से लोग थे, लेकिन इन लोग भी ने अच्छा शासन वगैरह किया है। शुंग और सातवाहन ब्राह्मण थे। और शुंग, अब ये भी बताइए कि मतलब आप तो बोल रहे हैं कि हमेशा क्षत्रिय हो सकता है, तो एक्सेप्शनल में यानी अपवाद में देखिए मौर्य का हो गया, नंद का हो गया, और आपको शुंग वंश और सातवाहन वंश के जो शासक थे वो तो पंडित जी थे, ब्राह्मण थे। उनका काम था तो क्या, वो पूजा पाठ कराना, लेकिन वो भी राजा बने और शासन किए भी थे। यानी 100% आप नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ क्षत्रिय ही राज किए हैं और क्षत्रिय ही राज करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे वर्णों ने भी राज किया है और अच्छा काम किया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक काल से आप क्या समझते हैं? यानी वैदिक काल है क्या? ठीक है, उस काल की सभ्यता का वर्णन करें अथवा वैदिक काल के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन का वर्णन करें, अथवा वैदिक काल के समाज और धर्म पर प्रकाश डालें। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है और इस सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछता है। यानी आपको ये क्वेश्चन, ऐसा तो सारा VVI है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा ही आपको VVI लगता है क्योंकि पूरा डिटेल से आपको सब कुछ पूछ रहा है। देखिए, वेद आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यानी वेद जो है आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जो वेद, अब एक भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या आपको 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। ठीक है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। आर्यों की सभ्यता की पूरी जानकारी जो है वेदों से मिलती है और इस काल में आर्य के प्रचलित सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन बहुत ही उन्नत अवस्था में था। आर्यों के उस काल के इतिहास को वैदिक काल कहा जाता है और उन्नत जीवन का वर्णन इसी प्रकार में, मतलब कि इसी में उनको क्या किया गया, बताया गया कि आर्य लोग ऐसे ऐसे थे, इनका सामाजिक रूप कैसा था, आर्थिक रूप से कैसा थे, राजनीतिक रूप से कैसा थे, सब कुछ इसमें बताया गया। यानी वैदिक काल की जो काल था उसमें आपको ज्यादातर जो वेद हैं उनको संग्रहित किया गया है। क्वेश्चन आपको ये भी आता है कि वेदों को किसने लिखा? तो भाई वेद को कोई लिखने वाला नहीं है। वेद क्या है? देववाणी है, मतलब भगवान के द्वारा वेदों के जो रचयिता हैं वो भगवान है।
वेदों को संग्रहित किया गया है, इकट्ठा किया गया है, ठीक है, वेद को कोई लिखा नहीं है। अब ने और देखिए इसमें आप देखिए सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन में क्या है, तारों का सामाजिक संगठन मुख्य वर्ण व्यवस्था में थी, जो कि आपको सबके लिए अलग अलग अपना वर्ण था। जो बढ़ई का काम करते हैं बढ़ई हो गए, जो मोची वगैरह बनाते हैं वो अपना वो हो गया, और जो कृषि वगैरह करते थे वो हो गए, जो लड़ाई वगैरह करते थे वो क्षत्रिय हो गए, जो पूजा पाठ कराते थे ब्राह्मण हो गए। इसी आधार से आपका कर्म के हिसाब से आपको दिया गया था। लेकिन बाद में इसको क्या किया गया, इसको वंश के आधार पर करके सबको क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया गया। अब देखिए सुखी परिवार जीवन, आर्यों का जो जीवन था वो कैसा था, सुखी परिवार में था, क्योंकि आर्य लोग जो थे वो स्त्री को बराबरी का दर्जा देते थे, यानी यज्ञ पूजा अनुष्ठान वगैरह में अपनी स्त्री को भी साथ में पूजा पाठ में बैठाते थे, और उनको इस उच्च शिक्षा पाने का भी अधिकार था। और अपने जो लड़का पर यानी बच्चों पर कठोर, पिता का जो होता था वो कठोर नियंत्रण रहता था, तो लड़का बिगड़ भी नहीं करेगा। अब जब लड़का नहीं बिगड़ेगा तो भाई आपको संयुक्त परिवार चलेगा। आर्यों की जो जो सुखी परिवार होने का रीजन ये था कि उनका जो परिवार होता था कैसा होता था, संयुक्त परिवार होता था। क्वेश्चन आपको यदि ऐसे पूछे कि आर्यों की जो अथी थी आपको पारिवारिक जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, तो संयुक्त पारिवारिक थी, यानी वो लोग एक ही में दादा नाना चाचा सबके एक ही साथ रहते थे। अब समाज में नारी की स्थिति, तो आर्यों के समय नारी की स्थिति आपको काफी अच्छी थी, क्योंकि नारी भी पुरुषों के साथ अपने पति के साथ यज्ञ अनुष्ठान पूजा वगैरह में भाग लेती थी, और उनको उच्च शिक्षा वगैरह प्राप्त करने का भी अधिकार था, तो उनकी स्थिति काफी अच्छी थी। अब देखिए आर्थिक जीवन, तो आर्थिक जीवन क्या है, तो आर्यों के आर्थिक जीवन के आपको बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको कृषि वगैरह करते थे, पशुपालन करते थे, व्यवसाय वगैरह करते थे। तो कृषि वगैरह में मतलब कि उनकी जो उपज होती थी, क्या क्या उनका मुख्य उपज था, तो गेहूं जौ ये सब वो लोग क्या करते थे, कृषि खेती करते थे, और वे हल और बैलों की सहायता से खेती करते थे। भूमि को उर्वरक बनाने के लिए खाद और सिंचाई का भी प्रयोग करते थे। पशुपालन में, तो पशुपालन में वो लोग मुख्य जो था वो क्या, गाय को रखते थे। गाय से क्या हो गया, दूध वगैरह हो गई, उसके उपले वगैरह बनते हैं, जो उसका जो हुआ गोबर से उपले वगैरह बन जाते थे, तो अच्छी खासी व्यवस्था उनको मिल जाती थी। और वो लोग क्या क्या पालते थे, तो गाय बैल घोड़े गधे खच्चर भेड़ बकरी ये सारे चीज को पालते थे। यानी आर्य लोग जो थे वो वेज भी थे और नॉन वेज भी थे, मतलब कि आपको शाकाहारी भी थे और मांसाहारी थे, यानी दोनों चीज को वो लोग खाते भी थे। और आपको शौक के रूप में वो लोग भी क्या रखते थे, बड़ी जानवर भी रखते थे, जंगली पशुओं को रखते थे, यानी हाथी को, सुअर को, बारसिंगा को भी वो लोग क्या करते थे, ये लोग शिकार वगैरह भी किया करते थे। व्यवसाय, तो आर्यों की व्यवसाय जो थी, जो लोग व्यापार करते थे उनको पनी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, पनी। ऐसा क्वेश्चन है कि आर्यों की जो समय व्यापार व्यवसाय करते थे उनको क्या बोला जाता था, पनी बोला जाता था। क्या जाता था, पनी बोला जाता था। ये लोग क्या करते थे, व्यापार का काम करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक कालीन के दर्शन साहित्य विज्ञान और कला का वर्णन कीजिए। भारत में आर्य सभ्यता की क्या क्या देन थी, इसको बारे में भी आपको बताना है। देखिए पूर्व और उत्तर वैदिक काल, पूर्व और उत्तर वैदिक काल के जीवन में बहुत अंतर है ना। तो उत्तर वैदिक काल में धार्मिक सरलता समाप्त हो गई थी और धर्म की प्रारूप यांत्रिक हो गए थे। इसी तरह जीवन के अनेक क्षेत्रों में वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में काफी परिवर्तन आया था। इसका वर्णन इस प्रकार भी हो सकता है, जैसे आपको षड दर्शन, दर्शन दो प्रकार के होते थे। एक होता था आस्तिक दर्शन, जो कि लोग भगवान वगैरह में विश्वास करते थे, और एक होता था नास्तिक दर्शन, जो लोग वेद में विश्वास नहीं रखते थे। जैसे
वो लोग क्या करते थे, तो न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक और मीमांस और वेदांत अस्तित्व दर्शन के रूप में 6 आए थे। यानी वो लोग वेदांग में क्या रखते थे, रुचि रखते थे। तो क्वेश्चन आपको ये आया कि वेदों की संख्या कितनी है, तो बोलेंगे आप 4। वेदांगों की संख्या कितनी है, तो 6। ठीक है। अब देखिए साहित्य और विज्ञान। साहित्य विज्ञान में उनका क्या था, रुचि। तो पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में मूल्यवान ग्रंथों का निर्माण भी हुआ। यानी उत्तर वैदिक काल में ज्यादातर ग्रंथ की रचना की गई है। जैसे आपको सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तीनों वेदों को आपको जो संग्रहित किया गया है, ये कौन से वेद में, तो पूर्व वैदिक काल में इसको संग्रहित किया गया है। और आर्यों ने गणित, खगोल विद्या, ज्यामिति और ज्योतिषी शास्त्र, शारीरिक विज्ञान इत्यादि का पे काफी प्रभाव पड़ा है। वो लोग इसकी खोज वगैरह भी किए थे। और बहुत सारे जो ग्रंथ वगैरह हैं, इनका निर्माण भी इन्हीं के काल में हुआ था। अब इसी में आपको पूछा है भारत में आर्य सभ्यता की देन, यानी आर्यों की क्या क्या देन है, तो आपको बहुत सारा है। वो लोग ने बहुत सारा देन दिया है। जैसे आपको गणित वगैरह है, शारीरिक शिक्षा वगैरह है, हाँ, खगोल शास्त्र वगैरह है, ये सारा दिए हैं। आपको ग्रामीण सभ्यता, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, आर्यों की देन ही आपको ग्रामीण सभ्यता है। कृषि प्रधान के रूप में राष्ट्र को कैसे बनाना है, ये उन्हीं की देन है। और बहुत सारे इनकी देन है ना। क्वेश्चन आपको ये पूछे कि आर्य लोग कहाँ के निवासी थे, तो बहुत सारे विद्वान का तो अलग अलग मत है, लेकिन सबसे सटीक रूप से आपको मैक्स मुलर का जो है ना, वो काफी सही बैठता है। तो मैक्स मुलर ने कहा था कि आर्यों का जो निवास स्थान है वो मध्य एशिया, यानी आर्य कहाँ से आए थे लोग, तो मध्य एशिया से आए थे। ये आपको क्वेश्चन वन लाइनर में पूछता भी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल के लोगों की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक और आर्थिक स्थिति का वर्णन करें। यानी उत्तर वैदिक काल के लोग में सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी, उसी के बारे में आपको बताना है। तो सामाजिक स्थिति, उत्तर वैदिक काल के लोगों के सामाजिक जीवन में स्थिरता आई, यानी कि जो उनकी जो सामाजिक स्थिति थी धीरे धीरे स्थिर होते जा रहा था। उनका जीवन अपेक्षाकृत जटिल था, यानी और जटिल हुआ करता था। इस काल में समाज में 4 वर्ण हुआ करते थे। कितने वर्ण होते थे, 4 वर्ण। कौन कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का विकास हुआ था। और वर्णों का निर्धारण वंश के आधार पर होने लगा। यानी वर्ण का जो निर्धारण होता था वो किसके आधार पर होता था, वंश के आधार पर। प्रत्येक वर्गों के लिए अलग अलग नियम बनाए गए और श्रम का विभाजन हो गया। यानी श्रम का विभाजन, सबके लिए अलग अलग अपना काम को बांट दिया गया था। ठीक है। और आपको जैसे कि आपको ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों जो श्रेष्ठ होते थे, उनके लिए क्या कर दिया गया कि आप पूजा पाठ वगैरह कराइए। और जो क्षत्रिय थे उनके लिए बोला कि आप राजतंत्र चलाइए। और वैश्य जो लोग थे, इनको लोग इनको लोग जो व्यापार वगैरह करते थे, ये हो गया। और शूद्र लोगों को क्या बोला गया, इनको ये समाज की सेवा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन पर दिन स्थिति बदलती चली गई, वैसे क्या हो गई कि समाज में जो ब्राह्मण है अपने आप को श्रेष्ठ घोषित कर दिए, और बाकी जो वर्ण थे उनको ना क्या किया, काफी हीन भावना से देखते थे। और क्षत्रिय को विशेषाधिकार दिए जाते थे, और जाति प्रथा के बंधन में कठोरता होती चली गई। धीरे 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 जो जाति प्रथा है वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई, यानी कठोर हो गई। धीरे धीरे कई जातियां बन गई और अछूत का प्रथा जो है विकास हो गया। यानी कि जो ब्राह्मण थे, उसके बाद जो क्षत्रिय थे, ये लोग अपने आप को ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ कुल के घोषित कर दिए। और जो शूद्र हो गए या वैश्य हो गए, तो शूद्रों से मतलब कि छुआछूत का जो है ना भावना, ये उसी समय से जन्म हो गई और बहुत हद तक बढ़ गई थी। अब तो दिन प्रतिदिन इसकी भावना खत्म होती जा रही है समाज से, क्योंकि काफी अच्छी चीज है। इस काल में
श्रम व्यवस्था की उत्पत्ति हुई थी और इसके अनुसार मनुष्य को 4 भागों में बांटा गया था, यानी श्रम व्यवस्था की भी उत्पत्ति हुई थी। श्रम व्यवस्था क्या है, देखिए आपको 4 भागों में बांटा गया था श्रम काल के। मतलब अनुमानतः आदमी उस समय के हिसाब से ये लगाया गया था कि आदमी का जीवन कितना साल होता है, 100 साल। अब तो 100 साल भी नहीं होता है, अब तो 70-75 मैक्सिमम 80 तो बहुत हो गया, आदमी चला निकल जाता है। तो उन लोगों का मानना था कि जो प्रथम जो 25 वर्ष है वो आपको ब्रह्मचार्य के रूप में जिंदगी जीना है, यानी ब्रह्मचार्य के रूप में आपको शिक्षा ग्रहण वगैरह करना है और अपना जो है शिक्षा ग्रहण करना, ये सब है। फिर अगले 25 साल उसमें आपको क्या करना है, तो शादी विवाह कर लेनी है और गृहस्थ जीवन जीना है। फिर अगले 25 साल यानी 25 वर्ष यानी 75, जैसे ही आप 50 क्रॉस कर जाएंगे तो उसके बाद आप 25 साल तक क्या किए, तपस्या में लीन हो जाइए, घर छोड़ दीजिए। और इसके बाद अगले 25 वर्ष में क्या कर जाइए, विरक्ति का जीवन जिए, यानी जहां रिक्ति गए वहीं सवेरा बिहान कर दिए, है ना। तो इस स्थिति में यानी अपने जाने के समय तक यानी 4 भागों में बांट दिया गया था। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा गिरावट आई थी, यानी उत्तर वैदिक काल में क्या हुई कि स्त्री की स्थिति जो है ना वो क्या हो रही थी, गिरावट आई थी। और आपको एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन से वेद में स्त्रियों को मांस मदिरा और के समान काफी गिरी हुई स्थिति को माना जाता है, तो आपको अर्थ अथर्ववेद में पुत्री का जन्म अशुभ माना जाने लगा और कन्या क्रय बिक्री होने लगी। बताइए कौन से में, तो उत्तर वैदिक काल में है। और वैश्यावृत्ति का भी प्रचलन हुआ। फिर भी इसकी स्थिति संतोष का माता, बहन, पत्नी आदि के रूपों में स्त्रियों का परिवार में समान था, संतोषजनक था। मतलब बहन, स्त्री, ये सब आदमी पहचानते थे, लेकिन समाज में काफी ज्यादा त्रुटियां क्या हुई थी, फैल गई थी। अब राजनीतिक स्थिति देखिए, तो राजनीतिक स्थिति उस समय क्या थी, तो उत्तर वैदिक काल में लोगों की राजनीतिक स्थिति में पहले से काफी परिवर्तन हुए थे। इस काल में बड़े एवं शक्तिशाली राज्यों की स्थापना हुई थी। यानी क्या हुआ था, जो छोटे वगैरह राज थे वो दूसरे राज्य पर अटैक करते थे और जीतने के बाद वो बड़ा हो जाते थे, यानी नए राज्य वगैरह का भी निर्माण हुआ था, युद्ध वगैरह हुई थी। धार्मिक स्थिति उत्तर वैदिक काल में कैसे थी, देखिए उत्तर वैदिक काल में धर्म के मूल रूप में परिवर्तन आया था, धार्मिक जीवन को और जटिल बना दिया गया था। यानी ब्राह्मण जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिए, फिर धीरे धीरे शूद्रों की स्थिति काफी ज्यादा उनको अति कर दिए, उनको पढ़ने उड़ने नहीं दिया जाता था, उनको छुआछूत की भावना से देखा जाने लगा। फिर धीरे धीरे क्या हो गया, समाज में कुरीतियां फैलती चली गई और अंधविश्वास, जो आदमी पढ़ेगा लिखेगा नहीं उसमें क्या होता है, अंधविश्वास का ज्यादा प्रकोप होता है, यानी भूत प्रेत जादू टोना आदि जो है ना, इन लोगों में लोगों का जो विश्वास जो है वो काफी ज्यादा होने लगा। और यज्ञ तथा मंत्रों से न केवल देवताओं को वश में किया जा सकता था बल्कि उन्हें समाप्त भी किया जा सकता था। तप का महत्व काफी बढ़ गया था, लोग तप वगैरह करने लगे और समाज में अंधविश्वास भी ज्यादा फैल गई थी, जो कि अच्छी चीज नहीं थी। आपको आर्थिक स्थिति क्या थी, तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों की आर्थिक स्थिति संगठन और सुव्यवस्थित थी, यानी हर मतलब की व्यवस्था उनका अच्छा खासा था, यानी वो कृषि करते थे और पशुपालन भी करते थे, व्यवसाय भी करते थे, है ना। और कृषि में आपको सिंचाई वगैरह और खाद वगैरह का भी उपयोग करते थे। पशुपालन में वो गाय बैल भैंस बकरी वगैरह भी पालते थे और खाने पीने में भी अच्छे थे वो लोग, यानी दूध दही का भी प्रयोग अच्छे खासा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यानी वैदिक जो धर्म है इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, तो देखिए विशेषकर यानी वैदिक साहित्य को विशेषकर 4 वेद, कौन कौन वेद होते हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। और इसके जो है ना, इसे ही क्या बोलते हैं, वैदिक संस्कृत भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं,
वैदिक संस्कृत, ये जो संस्कृत होती थी, ये अभी की जो संस्कृत है उससे टफ हुआ करती थी, यानी कठिन हुआ करती थी, और इसको पढ़ने में कठिनाइयां भी हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ईश्वरीय ज्ञान की तुलना माना जाने लगता था, और यह शुरू से ही मौखिक रूप से ब्राह्मण परिवारों से जुड़ा था। और ये लोग क्या करते थे, तो उस समय लिखने वगैरह की व्यवस्था नहीं थी, तो ये लोग क्या करते थे, ब्राह्मण परिवार से ही ये लोग, तो अध्ययन कौन करता था, समाज में कुरीतियां फैल गई थी, तो शूद्रों वगैरह के सबको तो पढ़ने नहीं दिया जाता था, ब्राह्मण ही पढ़ते थे, और ब्राह्मण परिवार से ही जुड़ा था, और वो लोग इसको क्या करते थे, मौखिक रूप से यानी याद वगैरह करके रखते थे। इसलिए तो अंधविश्वास समाज में ज्यादा फैल गई थी, जो बोलते थे और बोलते कि ऐसा करो नहीं तो ऐसा पाप हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो समाज को क्या करना पड़ता था, मानना पड़ता था लोगों को, यानी थोपा जा रहा था। फिर आपको इसी काल में आपको महाकाव्य रामायण महाभारत की भी रचना की गई, जो कि संस्कृत में थी, लेकिन जो इनकी जो संस्कृत थी वो उसके कंपेयर में, इसकी तुलना में सरल थी, इसीलिए वो ज्यादा क्या हुई, समाज में फैली भी, और काफी लोग इसमें दिलचस्पी भी लिए। सबसे प्रतापी देवता के रूप में इंद्र भगवान को माना जाता था, क्योंकि वो युद्ध के देवता थे और वर्षा के देवता थे, तो कृषि वगैरह पे निर्भर ही था। तो भगवान कौन से भगवान को, इंद्र की, तो इनकी पूजा अनुष्ठान वगैरह ज्यादा होती थी। दूसरे जो देवता थे इंपॉर्टेंट वाले, वो थे अग्नि देवता। कोई भी देवता को बुलाना है तो माध्यम का जो काम करते थे वो कौन करते थे, अग्नि देवता काम करते थे। इसलिए आर्यों की उस समय की जो इंपॉर्टेंट जो देवता की लिस्ट में थे, सबसे तो इंद्र हो गए युद्ध के देवता और वर्षा के देवता, और दूसरे इंपॉर्टेंट जो हो गए वो अग्नि देवता के रूप में हो गए। फिर उसी तरह से आपको बहुत सारे और भी देवताओं को वो लोग पूजा करते थे, यानी उन लोगों का जो मानना था कि पूरे 33 करोड़, कितना, 33 करोड़, पूरे 33 करोड़ देवी देवता हैं, सभी की क्या करनी है, पूजा वगैरह होती भी थी, यानी आर्यों की ही देन है। इसी प्रकार सोम, मारून, अदिति, उषा आदि अन्य देवी देवताओं की भी पूजा हुआ करते थे। देवियों की संख्या देवताओं से कम है, आज भी कम है। उपासना विधि और संतुष्टि पाठ यथाहुत और समवेत स्वरों में गायन किया जाता था, यानी इनकी जो स्तुति वगैरह होती थी वो गायन स्वरों में, आज भी मंत्रों का उच्चारण वगैरह होता है, तो एक लयबद्ध तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज की आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।